नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। इसरो अपने फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए और सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए एक नए ग्रीन फ्यूल को डेवलप करने जा रहा है और इन ग्रीन फ्यूल्स के साथ ही इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा। इन ग्रीन फ्यूल्स में क्या कंपोनेंट्स होंगे और इनकी यूटिलिटी क्या रहेगी, इसरो को किस प्रकार से इनका फायदा होगा, यह मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ग्रीन फ्यूल के डेवलपमेंट्स की जानकारी कुछ ही दिन पहले इसरो के चेयरमैन के सिवन ने मीडिया को दी थी कि स्पेस रॉकेट्स में अब हम ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे। हमारे स्पेस रॉकेट्स ग्रीन होने जा रहे हैं। हम एग्जिस्टिंग हैजार्डस फ्यूल, हैजार्डस का मतलब होता है जो खतरनाक हो सकते हैं, उनको अब रिप्लेस करेंगे और नॉन हैजार्डस और एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे रॉकेट्स और सैटेलाइट के लॉन्चेस के लिए। इन ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम में मेनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल होगा और यह सिस्टम अगले साल गगनयान मिशन में सबसे पहले यूज किया जा सकता है। तो गगनयान मिशन जिसमें भारत के लोग, भारत के एस्ट्रोनॉट्स, गगननॉट्स स्पेस में जाएंगे, तो क्योंकि यहां पर इंसान जा रहे हैं तो देखो खतरा ज्यादा होता है। अगर फ्यूल में कोई दिक्कत आ जाती है, कहीं कोई ब्लास्ट होने का अगर डर है, तो ऐसे में नॉन हैजार्डस फ्यूल होना बहुत जरूरी है जिससे कि हमारे गगननॉट्स की जान को खतरा ना हो। तो इसीलिए नॉन हैजार्डस फ्यूल्स को डेवलप किया जा रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो रिएक्शन क्या है, बिल्कुल सिंपल, H2O2 ब्रेक डाउन हो जाता है H2O यानी वाटर में, जो मोस्टली वेपर के रूप में होगा क्योंकि इतना हाई एनर्जी रिएक्शन है, और ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से एक तो आप देख ही सकते हैं कि जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, दैट इज जस्ट H2O एंड O2। तो इसमें हैजार्डस कुछ भी नहीं है, कोई हैजार्डस गैसेस नहीं है, केमिकल्स नहीं है। मोनोप्रोपेलेंट और बाई प्रोपेलेंट का क्या मतलब है? मोनोप्रोपेलेंट रॉकेट वो है जो एक ही तरह के केमिकल को इस्तेमाल करेगा पूरे रॉकेट में। तो जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज हो रहा है तो केवल पेरोक्साइड ही यूज होगा, और बाई प्रोपेलेंट है तो वहां पर दो तरह के केमिकल हो सकते हैं, H2O2 प्लस प्रोपेन या कोई और गैस भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर दो प्रोपेलेंट है, मल्टी प्रोपेलेंट है, तो ये रॉकेट में डिफरेंशिएशन करा जा सकता है। तो अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल करने की आवश्यकता इसरो को क्यों पड़ रही है? देखो, मोनोप्रोपेलेंट थ्रस्टर्स मेनली हाइड्रोजाइन N2H2 जिसका फॉर्मूला है, ये इस्तेमाल करते हैं। कई स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स इसी के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजाइन की प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ही टॉक्सिक गैस है, इंसान के लिए बहुत टॉक्सिक है और ये बहुत अनस्टेबल है, यानी इसमें हमेशा खतरा बना रहता है कि कोई ब्लास्ट हो जाए। तो आप देखते हैं जब भी सैटेलाइट्स फेल होते हैं, दुनिया में कई सारे सैटेलाइट फेल होते हैं, तो उनमें काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तो उसके पीछे मेनली रीजन यही है कि उन सैटेलाइट्स में ज्यादातर भार इस फ्यूल का होता है जो उनको स्पेस तक लेके जाएगा, और इसीलिए इनमें हमेशा खतरा बना रहता है। एक और समस्या यह है कि क्योंकि हाइड्रोजाइन इतना डेंजरस है, तो इसके साथ जो काम करते हैं स्टाफ जमीन पे भी, जब मिशन की तैयारी हो रही होती है, तो इतने टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक मटेरियल को हैंडल करने के लिए कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रूल्स हैं, उनका पालन करना पड़ता है। जो लोग इसके साथ काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए बहुत सारे आपको नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे, उनको प्रोटेक्शन किट्स देना पड़ेगा। तो इसके कारण भी खर्चा बढ़ जाता है। तो अब फोकस इस पे है कि पहली चीज, लो टॉक्सिसिटी वाले फ्यूल इस्तेमाल हो, यानी कि जो इंसान के लिए टॉक्सिक ना हो, खतरनाक ना हो, और दूसरा वो ग्रीन फ्यूल भी हो, उनमें ज्यादा पोल्यूशन वगैरह भी ना हो, और ये स्टोरेबल होने चाहिए, लिक्विड प्रोपेलेंट होने चाहिए। लिक्विड प्रोपेलेंट्स के अपने फायदे हैं, उनको ट्रांसपोर्ट वगैरह करना थोड़ा सा आसान होता है। तो ये सब हाइड्रोजाइन के रिप्लेसमेंट के लिए नए तरीके के फ्यूल देखे जा रहे हैं। इन नए फ्यूल से प्रोडक्शन, स्टोरेज और प्रोपेलेंट को हैंडल करने का ओवरऑल खर्चा कम हो जाएगा। और इसमें सबसे आकर्षक इस वक्त अगर रिप्लेसमेंट इसरो को नजर आ रहा है तो वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर का कोई खतरा नहीं है, इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है। डेंसिटी से क्या फायदा होगा? डेंसिटी अगर किसी भी वस्तु की ज्यादा है तो आप कम स्पेस में उसको ज्यादा अमाउंट में पैक कर सकते हैं। तो हाई डेंसिटी और लो कॉस्ट, ये दोनों के अपने फायदे हैं। तो गगन नॉट्स की सेफ्टी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ अगर प्योरली आप फाइनेंस की नजर से देखें तो H2O2 को हैंडल करने के लिए ग्राउंड लेवल पर भी सेफ्टी प्रिकॉशंस थोड़े कम चाहिए, थोड़े सिंप्लीफाइड हेल्थ और सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। तो अगेन इसके कारण जो खर्चा आएगा वो कम हो जाता है। आपको इतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा इन कॉस्टली फ्यूल्स को, डेंजरस फ्यूल्स को स्टोर करने के लिए, जो हाइड्रोजाइन जैसे फ्यूल्स के लिए करना पड़ता है। इसका फायदा इसरो के छोटे मिशंस में भी बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जो कम वजन के सैटेलाइट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा हायर ऑर्बिट तक नहीं प्लेस करना है, वहां पर कॉस्ट बहुत कम आ जाएगी और इसमें इसरो प्रॉफिट कमा सकता है, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। अब H2O2 के अलावा इसरो दो और लिक्विड ग्रीन फ्यूल्स को भी डेवलप कर रहा है। पहला है लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन, ये कॉम्बिनेशन, तो यहां पर लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर का काम करेगी और मीथेन फ्यूल का काम करेगी। इस प्रोपेलेंट के एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें जो इंपल्स मिलता है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है, स्टोरेबिलिटी इसकी अच्छी है, लो टॉक्सिसिटी है, और पैसे भी इसमें कम लगेंगे कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल फ्यूल्स। दूसरा ग्रीन फ्यूल जो इसरो डेवलप कर रहा है, इसका नाम है इसरोसीन। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसरोसीन। ये कैरोसिन का एक रॉकेट ग्रेड वेरिएंट है
तो कैरोसिन से ही ड्राइव होकर ये बनेगा और अगेन हाइड्रोजाइन की जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी के लिए इसरो कोशिश कर रहा है कि लिक्विड इंजन फ्यूल्स जो हैं उनकी जगह ये ग्रीन फ्यूल को रिप्लेस कर दिया जाए अपने रॉकेट्स में। अगर आप भारत के स्पेस प्रोग्राम को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ के यूपीएससी स्मार्ट कोर्स में डिटेल्ड वीडियोस पा सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, भारत के स्पेस प्रोग्राम के। और ये कोर्स आपको पूरी तैयारी करवाएगा IAS एग्जाम की, चाहे वो प्री हो मेंस हो, सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं। 1300 प्लस इसमें वीडियोस हैं। तो इस कोर्स को अवेल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com विजिट कर सकते हैं या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ग्रीन फ्यूल्स के अलावा इसरो लाइट वेट इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम पर भी काम कर रहा है। ये केमिकल फ्यूल्स को रिप्लेस करेंगे। अभी क्या होता है कि फ्यूल किसी भी सैटेलाइट के ओवरऑल वेट का 50% हिस्सा होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम लागू हो जाएगा तो 200 से 300 किलोग्राम वजन कम किया जा सकता है, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रिडक्शन है वेट में। तो इसके फायदे क्या होंगे? देखो, 200-300 किलो आपने फ्यूल का वजन कम कर दिया, उसकी जगह सैटेलाइट का वेट बढ़ा दो। जो हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं जो अमूमन 50-100 किलोग्राम के होते हैं, तो 2 की जगह हम 4 सैटेलाइट भेज सकते हैं, 5 सैटेलाइट भेज सकते हैं। और इन सैटेलाइट को लाइट वेट रॉकेट्स के माध्यम से ही हम ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हैं, तो खर्चा भी इससे कम आएगा। उदाहरण के तौर पर आप ये समझिए, जैसे अभी जो 6 टन के टोटल सैटेलाइट प्लस रॉकेट होते हैं जिनमें केमिकल फ्यूल इस्तेमाल होता है, वहां अगर इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम आ जाता है तो उसका ओवरऑल वेट 4 टन तक आ जाएगा। 4 टन से ही उसको प्रोपल्स किया जा सकता है, ऊपर स्पेस में भेजा जा सकता है। तो अभी इसरो क्या करता है कि जो 4 टन से कम वजन के सैटेलाइट हैं उनको ऑर्बिट में अपने खुद के रॉकेट्स के थ्रू हम भेजते हैं। लेकिन अगर 4 टन से ज्यादा वजन के सैटेलाइट्स होते हैं तो उसके लिए हम एरियान स्पेस के आर्यान रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, और ये काफी हैवी लोड ले जाने वाला रॉकेट है आर्यान। अगर आप में से कोई बहुत ही पारखी व्यक्ति है तो वो मुझे कमेंट में बताए कि ये आर्यान कौन सा वाला रॉकेट है। आर्यान 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होते हैं, उनमें से कौन सा है। जो सही जवाब देगा बिना गूगल के, उसको मेरी तरफ से खूब सारी दुआएं मिलेंगी और आप जो चाहे वो नौकरी आप इस साल हासिल कर लेंगे। तो इन इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम से जब वेट कम हो जाएंगे सैटेलाइट के, तो हम अपने सैटेलाइट्स को भी थोड़े से हल्के वाले लॉन्चर से लॉन्च कर सकते हैं। तो जैसे अभी GSLV Mark 3 का इस्तेमाल होता है सबसे भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, तो जो GSLV Mark 3 का काम है वो हम GSLV से कर लेंगे, और जो GSLV का काम है वो PSLV से हो जाएगा। तो इसरो का पैसा बचेगा, हमारे देश का पैसा बचेगा, हम और ज्यादा रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं और नए स्पेस प्रोग्राम्स के लिए फंड अवेलेबल करवा सकते हैं। और इसरो प्लान कर रहा है कि इस इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का एक डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये GSLV Mark 3 है बाय द वे, और ये नॉर्मल GSLV रॉकेट एंड दिस इज अ PSLV रॉकेट। इसरो ने वैसे 2017 में जो साउथ एशियन सैटेलाइट लॉन्च किया था, उस समय इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम का, और उसके पहले भी कोशिश करी थी 2010 में भी, लेकिन तब फेल हो गए थे GSAT-4 के साथ। उस समय इंटेंडेड जो ऑर्बिट है वहां तक ये नहीं पहुंच पाया था। तो अब आई एम श्योर इसरो सक्सीड करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, हम सबको है, पूरे भारत देश को है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।